they are very confused. They will make 10 calls and ask करवाएं कि नहीं करवाएं, and everybody thinks कि अरे नहीं नहीं बायोप्सी मत कराओ, इससे ये होता है उससे होता है. Please counsel them. बायोप्सी से कोई कैंसर का स्प्रेड नहीं बढ़ता है. It is a very safe procedure. It is done on OPD basis. मिनिमल पेन के साथ में we inject local anesthesia and उसके साथ में बायोप्सीज ली जाती हैं. It is very important. After this, we can use certain tests to help us like MRI in certain cases. इसके बेसिस पे हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि ये कौन से स्टेज का कैंसर है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So these are the stages of breast cancer. Stage 0 when it has not still become cancer. It is in situ stage. The first slide that I showed कि ducts के अंदर ही है cancer, that is in situ stage. Very small, less than 2 centimeter falls into stage 1. If it is larger, 2 to 5 centimeter, stage 2. If it has gone to lymph node, it becomes stage 3. And the moment it spreads to other organs, it becomes stage 4 cancer. Next please. So, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में समझे, इसको कैसे स्क्रीन करना है, इसका क्या सिम्टम्स है, हम कैसे डायग्नोज करते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स हाउ डू वी ट्रीट इट. So there are various modalities जिसमें surgery, chemotherapy, radiation therapy, and apart from that, immunotherapy is the new advance that has come into any cancer. So next slide please. So breast cancer की surgery में basically हमारे पास दो ही main options होते हैं. पहला है जिसे हम breast बचा के operation करते हैं, which we call it breast conservation surgery. The second is where we remove the entire breast, that is called a mastectomy. Okay. So एक कॉमन मिथ रहता है लोगों के बीच में कि मैस्टेक्टोमी से कैंसर का क्योर बढ़ जाता है. नो, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज इक्वली सेफ इफ डन इन एक्सपर्ट हैंड्स. अगर आप किसी कैंसर एक्सपर्ट से वो सर्जरी करा रहे हैं और उन्हें अगर ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट को बचा के भी ऑपरेशन किया जा सकता है, सो इट इज टोटली सेफ. So if you see the figure on the left side, there is a small tumor जिसका 1 सेंटीमीटर बाजू का हिस्सा हम लोग और एक्स्ट्रा निकालते हैं. एनी कैंसर सर्जरी यू कांट जस्ट टेक आउट द ट्यूमर, आपको उसका सराउंडिंग 1 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके उसे निकालना होता है. साथ ही जो आर्मपिट, जो एक्सेला में लिम्फ नोड्स है, उसे क्लियर किया जाता है. ओके, सो दिस इज ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी. और इसके बाद हम डिसाइड करते हैं वेदर कोई फॉर्म ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेशेंट को ज़रूरत होगी या जो गुच्छा हुआ ब्रेस्ट टिश्यू है वो अपने आप में सफिशिएंट है कि नहीं है. अगर वो सफिशिएंट है तो वी जस्ट क्लोज इट प्राइमरीली. अगर वो इनसफिशिएंट है तो वी यूज फ्लैप्स फ्रॉम द नियर बाय टिश्यूज एंड हम उसे क्लोज करते हैं. कई बार, और लेट्स से इन इंडियन सिनेरियो, मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स एडवांस स्टेज में मिलते हैं जब ऑलरेडी वो ब्रेस्ट के मेजॉरिटी ऑफ द क्वाड्रेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं या देयर आर मल्टीपल ट्यूमर्स, वन ऑन द मीडियल साइड, वन ऑन द लैटरल साइड या इधर उधर. ऐसे केस में ब्रेस्ट को बचा पाना पॉसिबल नहीं होता है एंड देन वी रिजॉर्ट टू समथिंग कॉल्ड एज मैस्टेक्टोमी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So there are various types of mastectomies where we just remove the breast. If we remove the lymph nodes, we call it as modified radical. If we remove a part of the muscle, जब locally advanced disease होता है, pectoralis major, the push-up muscle, we call it as radical mastectomy. There is something called a partial mastectomy, जिसमें हम एक part of a quadrant of the breast निकालते हैं. And last, जब हम प्रोफाइलैक्टिकली मैस्टेक्टोमीज करते हैं उसे हम निपल स्पेयरिंग मैस्टेक्टोमीज बोलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आफ्टर सर्जरी व्हाट नेक्स्ट. सो एवरी पेशेंट हु अंडरगोज ब्रेस्ट सर्जरी हैज अ राइट टू आस्क द सर्जन हाउ कैन वी रिकंस्ट्रक्ट इट. इट इज योर राइट. सो इफ यू हैव समबडी, आपके परिचित में कोई है जो सर्जरी करवा रहा है या उसको ये है अगर वो सर्जरी करवाने वाले हैं, प्लीज गो एंड आस्क योर कैंसर सर्जन कि हम उसके बाद क्या रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फीमेल फॉर मेंटल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन. ओके, सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस. बैक इन 1970s हमारे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट लेट्स से 2022 इन US 99% or maybe more than that, almost every woman gets breast
reconstruction. While in India the percentage is very low because we think कि breast reconstruction क्यों चाहिए, क्या चाहिए. Majority of the time they rely on their husband or family, financial issues, ये सब होता है. But it is your right to ask your expert कि हमसे कैसे reconstruct कर सकते हैं. Next slide please. So the basically 3 ways we can reconstruct. We can use something called an implant, which is artificially made, and we can put it. The second way is we can use the tissues. हमारे आसपास की जो extra tissues रहते हैं, skin रहता है, उसे हम use कर सकते हैं. And third is where we use a combination of 3, that is called hybrid reconstruction. Next please. Next slide. So implant based reconstruction, अगर आप देखेंगे तो breast का और मसल के बीच में या फिर मसल के नीचे हम उस implant को रख देते हैं, and that is sufficient to provide the shape of the breast, and that gives social and mental satisfaction to the patient, and it is completely safe. Okay, so you can ask for this reconstruction option to all your cancer experts. Next. So flap based reconstruction, हम बॉडी में बहुत सारे एक्सेस टिश्यूज रहते हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं. इफ यू सी द लेफ्ट साइड फिगर, हम टमी से एक स्किन ले सकते हैं जिसे हम TIEP फ्लैप बोलते हैं, या फिर हम बैक से ले सकते हैं जिसे हम लैटिसिमस डॉर्साई बोलते हैं, या फिर हम बटक से ले सकते हैं. वहाँ से टिश्यूज लेके हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एंड दैट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन. देयर आर केसेस जहाँ पे you cannot even identify whether the patient has undergone any surgery. Next please. And this is an example of hybrid where जहाँ पे थोड़ा flap भी use किया हुआ है, और to provide additional shape of the breast we have used some form of implant. Next please. So ये तो हुई surgery related बात. Apart from this there are other modalities which we use. Chemotherapy सबसे ज़्यादा डरने वाली बात, और जिससे मैक्सिमम लोग अगर कैंसर का नाम सुनते हैं तो कीमोथेरेपी से ही डरते हैं कि कीमोथेरेपी से रिलेटेड. बट देयर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. इन मॉडर्न टाइम मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपी आर वेरी वेरी सेफ. पेशेंट्स आराम से अपना काम भी कर पाते हैं, and they are very much functional. If you see Bollywood में examples, Hollywood में examples, you will find that those people have undergone chemotherapy और बहुत अच्छे से अपना work resume कर रहे हैं. यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में भी हमारे पास patients हैं जो regularly chemotherapy के साथ अपना work manage कर पा रहे हैं. So it is something that drugs are given into the body. Drugs पर्टिकुलरली कैंसर सेल्स को अफेक्ट करते हैं. कैंसर सेल्स क्योंकि उनमें डिविजन ज़्यादा होता है, इसलिए वो कीमोथेरेपी के इसमें आते हैं, एंड दे गेट अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो व्हाट डू वी डू? वी पुट द ड्रग इन IV बॉटल, सलाइन जो आप बोलते हैं, उसे किसी या तो पोर्ट के या IV एक्सेस के थ्रू दिया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द कीमोथेरेपी डे केयर बेसिस पे की जाती है, एंड पेशेंट्स आर मॉर्निंग में एडमिट करके इवनिंग तक डिस्चार्ज हो जाते हैं, एंड दे गो बैक होम. इनिशियल 1 to 2 days आपको उसके कारण वीकनेस हो सकती है, बट लेटर ऑन आप मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु टेक कीमोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर आर डूइंग वेरी गुड, एंड दे कैन मैनेज देयर डे टू डे एक्टिविटीज क्वाइट वेल. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. सो सेकेंड इज रेडिएशन थेरेपी. अगेन रेडिएशन थेरेपी के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं. Okay, radiation therapy, to be frank, is one of the safest therapy for breast cancer. Okay, इससे patients को ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, और apart from थोड़ा redness या darkening of the skin, there is not much that happens. जब भी हम breast को बचाकर operation कर रहे हैं, हर एक patient को radiation therapy must है. That is the only way हम breast cancer को control कर सकते हैं. आप अपने बीच बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे वेयर डॉक्टर या किसी जनरल सर्जन ने सर्जरी की और ट्यूमर निकाल दिया. पेशेंट को समझाया कि रेडिएशन थेरेपी लेने की ज़रूरत थी, बट समहाउ उन्हें या तो समझ में नहीं आया, और दे इग्नोर्ड इट एंड दे डिड नॉट टेक रेडिएशन थेरेपी. हुआ ये 2 साल 3 साल के बाद में कैंसर केम बैक, एंड दैट इज़ हाउ लोगों ने ये समझा कि ब्रेस्ट कंजर्व करना सेफ नहीं है. हर ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को निकालना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप
ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करवाते हैं और उसके बाद में अगर रेडिएशन थेरेपी लेते हैं तो इट इज़ इक्वली गुड एज रिमूविंग द एंटायर ब्रेस्ट। और ये हमारे पास 40-50 साल की मिलियंस ऑफ फीमेल्स का स्टडी है विच हैज शोन कि दोनों ही इक्वली सेफ ऑप्शन है। सो दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेशंस। अगर आसपास के लिम्फ नोड्स में डिजीज आता है तो भी हमें रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। द थर्ड इंडिकेशन मैडम विल एक्सप्लेन व्हाई शी कम्स नेक्स्ट। सो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जब हार्मोन थेरेपी, ये सबसे आसान तरीका है और सबसे नॉन टॉक्सिक तरीका है जिसमें पेशेंट को एक टैबलेट लेना होता है फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years एंड विच एक्चुअली हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years। आपके पहचान में आप जब नर्सिंग इसमें काम करेंगे तो देयर विल बी मेनी पेशेंट्स जो 1 महीने 2 महीने के बाद दे विल आस्क यू whether should we continue. Please insist them to take this medication. It actually works और उससे कैंसर के होने वापस आने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है and they are actually very safe. Okay, so this is what about hormone therapy. Next, so there are certain myths जो मैं आपके सामने रीड आउट करूँगा. First is breast cancer is a life-threatening disease. No, if you get it diagnosed in early stage, we have patient. I was working with senior most surgical oncologist Dr. Sultan Pradhan sir. He is now 75 plus and he has been working in Tata Memorial Hospital since 1975. So हमारे OPD में 1998, 95 के operated patients आते थे follow up में. Now this is 2020 when I left and 25 years they were actually completely cured of the disease. So breast cancer is curable. Please spread the message to everybody. It can be cured if you diagnose it at early stage. Next, mammogram is very painful. No, it is slightly uncomfortable, but it is not something which is very painful. So it is a very safe procedure and it helps you diagnose the cancer at an early stage. Now, this I have already spoken. Breast removal or mastectomy is better than breast conservation surgery. No, it is not. It is actually, both are equivalent. So, if the breast is preserved, there is a risk of cancer coming back. Yes. If you don't take the treatment completely, yes, there is a very high risk. No matter what you do, आप कुछ भी करवाएं. But if you take the treatment completely, I can assure you the chances are very, very less. Breast removal gives peace of mind? No, unfortunately it doesn't. It actually creates a lot of mental and social disturbances. So please, I advise everybody to ask the expert if the breast can be preserved or it needs removal. Next please. So radiation is very toxic and has very side effects. It is just the opposite. It has minimal side effects. In fact, most of the patients जो radiation लेके आते हैं वो बोलते हैं सर क्या ट्रीटमेंट किया, हमें तो पता ही नहीं चला कि क्या ट्रीटमेंट था. So it is very, very safe option and if the breast is preserved, 100% the breast radiation therapy should be given. Breast preservation is risky for life? No, not at all if you take the whole treatment. And is a big surgery with complication. To be frank, breast cancer surgeries जो होती हैं, they are the simplest surgeries. बहुत minimal complications के साथ होती हैं. Surgery maximum 1 to 2 hours if you include the reconstruction, maximum 3, 4, 5 hours में surgeries complete हो जाती हैं. So it is very simpler surgeries and most of the patients extubate हो जाते हैं और same day पे खाना पीना चालू करते हैं. They are sent home. In US it's a day care surgery. मतलब morning में आते हैं, evening में they get discharged. In India we keep them for some other logistic issues, but otherwise it's a day care surgery. And the same thing, complete removal of breast is a guarantee? No, there is no guarantee that cancer cannot come back. हर एक cancer patient, be it any cancer, be it in whatever stage, आपको regular follow up करना ज़रूरी है with your cancer expert for 5, 10, 15 years minimum. So आप हो सकता है आपको कोई उसके side effects नहीं है, but cancer can come back at any point in time. So nothing can guarantee, only a regular follow up can guarantee you कि cancer cure हुआ है कि नहीं हुआ है. Next slide please. So control your fate, don't be one in the 8. That is the
incidents and protect the breast, check the chest, get the test, and early detection can actually help you a lot. Next slide please. Early detection saves life. That is what I am here for. Thank you so much for your patient listening, and I'll be happy to take the questions, if any, at the end of the slide. Thank you. Thank you, sir, for giving relevant information and knowledge regarding breast cancer, its prevention and treatment. This will definitely help in future. Breast cancer awareness is not just a month, but fighting breast cancer takes everyone. Now, Dr. Bablesh Mahavar, ma'am, to give knowledge about holistic approach to pain management in breast cancer. क्या मतलब है? ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, पेन एंड पैलिएटिव केयर. पेन तो समझ में आता है, पैलिएट का क्या मतलब है? घबराओ नहीं, जो समझ बता रहा हूँ. मैं आऊँ? कौन हाथ खड़ा कीजिए प्लीज. हाथ खड़ा कर. यस, बताओ. अनुराधा ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया. सिम्टम्स को ट्रीट करके चलता है. आई थिंक ये साथ नहीं रहता है. हेलो, ओके. So this is only the meaning of a pain and palliative care department, that it should be integrated with the oncology team, and it takes care of the symptom which occur during the course and during the journey of a cancer patient. समझ आ गया? तो कैंसर के इलाज के अंदर साथ साथ जो सिम्टम्स चलते हैं, चाहे वो नोजिया के रूप में हो, वॉमिटिंग के रूप में हो, दर्द के रूप में हो, कन्फ्यूजन के रूप में हो, डिलीरियम के रूप में हो, सीजर्स के रूप में हो, या के रूप में हो, अनसर्टेनिटी के रूप में हो, फियर के रूप में हो, एंजाइटी के रूप में हो, उसको ट्रीट करते हैं पेन एंड पैलिएटिव केयर फिजिशियंस. So this is just a brief introduction, because I know that most of the people don't know about what a palliative care department is. Okay, next slide please. So just this question should come into your mind, और इसको याद में रख के हम आगे बढ़ेंगे. That कभी भी अगर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसी कोई मिडिल एज या यंग एज फीमेल आती है who is a known case of carcinoma breast, और वो अपना रूटीन फॉलोअप के लिए आती है, and now she says that she has recently started having back pain and she feels fatigue, कि एनर्जी कम लग रही है. तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उस वक्त पे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So now this is just as I walk through my presentation, that first we will be talking about what is pain, क्या causes हैं breast cancer pain के अंदर, क्या किस तरीके से हम असेस करते हैं एक पेन के पेशेंट को, क्योंकि अगर असेस नहीं करेंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो असेसमेंट इज द की. कैसे हम क्लासीफाई करते हैं पेन को, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, और WHO लैडर क्या होती है, ओपियोइड्स क्या होते हैं, नार्कोटिक्स क्या होते हैं, एंड अ सिंगल वर्ड अबाउट एडिक्शन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो पेन के बारे में आई डोंट थिंक सो अभी तक आपने कभी सोचा होगा या जाना होगा, बट कभी ना कभी कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में उसे पेन नहीं हुआ हो. कोई है ऐसा? कोई है? एनी वन ऑफ यू जिसे कभी पेन नहीं हुआ? से यस और नो. कोई नहीं है ना? तो पेन एक ऐसी चीज है विच इज एन अलार्म विच टेल्स यू दैट समथिंग इज रॉन्ग. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन ने जून 2020 में डिफाइन किया पेन को
कि पेन एक वो अनप्लेजेंट सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है विच इज एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। उसके साथ उसने एक 6 की नोट्स भी दिए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट की नोट है जो कहते हैं दैट पेन इज ऑलवेज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनली है ना भाई, मुझे होगा तभी मैं बता सकती हूँ कि मुझे पेन है। जो आपको पेन होगा वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, और जो आपको होगा वो डिफाइन नहीं कर सकती। जिसे होता है वही समझ सकता है कि पेन क्या है। सो इट इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इज इन्फ्लुएंस्ड टू अ वैरिंग डिग्री बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। इस लाइन का क्या मतलब है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड अ पर्सनल रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस एज पेन शुड बी रिस्पेक्टेड। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कल एक पेशेंट देखा मैंने, 75 साल की माता जी थी, उनको कमर में दर्द था लगभग 12 साल से। 12 साल पहले उनकी स्पाइन की कोई एक सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, फुट वॉक हो गया था। अब धीरे धीरे थोड़ी सी मोटर आई थी, थोड़ा सा वो चल पा रही थी, लेकिन इतना पेन कि वो कह रही है कि 12 साल से मैं इस पैरों के दर्द को झेल के परेशान हो चुकी हूँ कि भगवान मुझे उठा ले, लेकिन ये पेन मुझे नहीं चाहिए। सारे पेपर्स देखने के बाद समझ आया कि ये बहुत कुछ नसों का खेल है, न्यूरोपैथिक पेन है। क्या होती है न्यूरोपैथिक पेन मैं आपको बताऊंगी। उस टाइम पे उनके आंखों से आंसू निकल गए जब उनको ये लगा कि हाँ मैंने उनके पेन को समझा, क्योंकि उन्होंने उनके साथ उनकी ग्रैंड डॉटर आई थी, ग्रैंडसन आया था। उन्होंने उनको यही कहा कि 12 साल से मैं तुम्हें इस पेन के बारे में बता रही हूँ, लेकिन किसी ने नहीं समझा कि ये दर्द क्या है। सबको ये लगता है कि ये पागल हो गई है, साइकोलॉजिकल पेन है। तो कभी भी हम ये ना सोचें कि हमारा पेशेंट अगर पेन कह रहा है तो वो पागल है, या वो डिप्रेस्ड है, या वो साइकोलॉजिकल है। कभी भी हम ये सोचें कि अगर हम भी पेन में रहेंगे तो साइकोलॉजी तो अपने आप खराब हो जाएगी। This is what is the meaning of this pain, line, that we should always respect our patients' complaint whenever they say that they are having pain. So verbal description is only one of the several behaviors to express pain. इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर कोई पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दर्द नहीं है। तो कम्युनिकेट करना या वर्बल अगर नहीं बता पा रहा है, आईसीयू में कोई पेशेंट है, वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे पेन नहीं है ना। बहुत सारे डिफरेंट स्केल्स हैं जो कि बनाए गए हैं उन डेबिलिटेटेड पेशेंट्स को या अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के अंदर, डिमेंशिया के पेशेंट्स के अंदर, कि हम देख सकें कि उनको पेन है कि नहीं है। बट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वॉट एवर आवर पेशेंट इज सेइंग अबाउट पेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्यों, व्हाई वी आर गैदर्ड हियर, और क्या हम क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, पेन के बारे में? क्योंकि इंडिया के अंदर 1 मिलियन पेशेंट्स हैं ऑलमोस्ट जो कि कैंसर पेन से जूझ रहे हैं, लेकिन उनमें से कैंसर पेन सीवियर होता है, एक्सक्रूशिएटिंग होता है, पूरी एक कैंसर की जर्नी में पेशेंट के, और इतना सीवियर होता है कि डेली लिविंग जो है वो पेशेंट की हैम्पर हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाती है। उससे खाली पेशेंट सफ़र नहीं करता, पेशेंट का परिवार भी सफ़र करता है, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है, उसके सारे केयर गिवर सफ़र करते हैं, सोसाइटी सफ़र करती है, और पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है। तो अब हम ये देखें, लेकिन हर जगह, चाहे आप देश में रहें चाहे आप विदेश में रहें, कैंसर पेन को हमेशा अंडर ट्रीट किया जाता है। क्यों अंडर ट्रीट किया जाता है? क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि कैंसर पेन का भी इलाज है। पेशेंट ये सोचता है कि कैंसर हुआ तो पेन उसके साथ साथ भगवान ने लिख दिया है ना, बट ऐसा नहीं है। जिस चीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं उसे हमें हमेशा ट्रीट करना चाहिए। तो अगर करंट स्टेटस हम देखें कैंसर पेन मैनेजमेंट का, इंडिया के अंदर खाली 2 से 3% ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें उस पेन का इलाज मिल रहा है, जो पेरिफेरीज में है, जो कि छोटी जगहों पे है, उन्हें कोई इलाज इस दर्द का नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा कि सिस्टर्स आर द पिलर्स ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, दिस इज वेरी ट्रू। आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम 5 मिनट के लिए पेशेंट देखते हैं, आप 24 घंटे पेशेंट देखते हो, है ना।
सो डेम सिसिली सॉन्डर्स भी एक सिस्टर थी जिन्होंने 1960 में हमें ये बताया कि पेन जो है इट इज़ नॉट ओनली वन पेन, इट इज़ टोटल पेन। टोटल पेन इन द सेंस कि अगर एक फिजिकल पेन है, अगर एक चोट लग गई तो खाली दर्द होगा, ये स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं। बट जिसको चोट नहीं लगी क्या उसे भी दर्द हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। क्यों हो सकता है? क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है, सोशल पेन भी हो सकता है, फाइनेंशियल पेन भी हो सकता है, ये सारे, और स्पिरिचुअल पेन भी हो सकता है। पढ़ा है कभी किसी ने टोटल पेन के बारे में कि अभी समझ रहे हैं? पढ़ाया है? अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है कि सोशल पेन मतलब पेशेंट को कई बार आइसोलेट कर दिया जाता है, कोई मिलने भी नहीं देना चाहता। कैंसर पेशेंट है, छुआछूत की बीमारी है जैसे, उसको अलग बंद कर दिया जाता है, तो एक सोशल पेन होने लगती है पेशेंट को। फाइनेंशियल पेन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि कैंसर के इलाज में बहुत पैसा लगता है, तो इट रियली रिक्वायर्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल पेन होने लगता है। फिजिकल पेन, कई बार टिश्यू एक्सपैंड करता है, कई बार ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से पेन होने लगता है। साइकोलॉजिकल पेन, जब हम समझ नहीं पाते कि हमारे लव्ड वन को इतनी तकलीफ है, हम ये सोचते हैं कि उसे डिप्रेशन हो गया है या कैंसर की वजह से वो उसका दिमाग खराब हो गया है, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल पेन होने लगता है। स्पिरिचुअल पेन, जब पेशेंट कुछ अपने आप को ये सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो कुछ स्पिरिचुअल इश्यूज भी आते हैं जिसकी वजह से पेशेंट सोचता है शरीर में कोई कट नहीं है, हम देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट होगा, लेकिन फिर भी वो पेन की कंप्लेन करता है। दैट इज व्हाई वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट वॉट एवर आवर पेशेंट सेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर पेन के कुछ कॉजेज होते हैं। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? या तो कई बारी ट्यूमर की वजह से ही पेन होता है, क्योंकि लगभग 70% ऐसे मरीज होते हैं जो कि हमें एडवांस स्टेज के अंदर मिलते हैं, खाली 20% ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि अर्ली एज में आते हैं। तो वो 70% पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, कि अवेयर नहीं होते, बहुत लेट पता चलता है, घाव बन जाते हैं, पूरा ब्रेस्ट टिश्यू खराब हो जाता है, कई बारी ट्यूमर जो है वो नसों को दबाने लगता है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट की वजह से भी पेन हो सकता है, जैसे कि कई बार सर्जरी में पोस्ट ऑफ पेन होने लगता है, रेडिएशन के, जब रेडिएशन दी जाती है तो टिश्यू सिकुड़ जाता है, उसकी वजह से पेन होने लगता है, या फिर कीमोथेरेपी में भी कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि नसों को थोड़ा सा कमज़ोर कर देती हैं, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने लगती है, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। और कुछ दर्द के कारण ऐसे होते हैं जिसमें पहले से पेशेंट को पेन होता है, मान लीजिए उन्हें पहले से शुगर है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी नसों की हानि करती है, और उन कारणों की वजह से भी कैंसर पेशेंट को पेन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब कैंसर पेन में ब्रेस्ट में अगर हम कॉजेज देखें तो इसको हमने डिवाइड किया है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर। एक्यूट मतलब वो पेन जो कि बिल्कुल नया है अभी, जो कि 12 हफ्ते से कम है। क्रॉनिक पेन वो होता है जो कि 12 हफ्ते से ज़्यादा होता है, और लगभग जो 10 से 12 हफ्ते का टाइम होता है उसे हम सब एक्यूट पेन कहते हैं। तो एक्यूट पेन में बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ये मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स होती हैं, मसल्स के सिकुड़ जाने की वजह से दर्द होता है, कुछ टेंडेनाइटिस की वजह से पेन हो सकता है, और जैसे कि सब एक्यूट कॉजेज के अंदर भी यहाँ पे शोल्डर के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से ट्यूमर बढ़ जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, उसकी वजह से दर्द होता है। और क्रॉनिक पेन के और बहुत सारे, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, न्यूरोपैथी होती है, लिम्फेडिमा हो सकता है, वो सारे कारणों की वजह से पेन हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पेन को तभी हम सही कर सकते हैं जब हम अपने पेशेंट को अच्छे से इवैल्यूएट करें, जब हम उसे असेस करें, जब हम समझें कि उसके दर्द का क्या कारण है, तभी हम उसे ठीक कर पाएंगे। तो इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले हम एमआरआई देख रहे हैं या एक्सरे देख रहे हैं, दैट शुड नॉट बी डन। We should always take the history from the patient, which is very, 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 very important.
90% क्लूज हमें हिस्ट्री से ही मिलते हैं। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के अपने रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का क्या इलाज हुआ है, कौन सी सर्जरी हुई है, कौन सी दवाइयाँ दी गई हैं। तो और इन्वेस्टिगेशन हमें तभी करने की ज़रूरत है जब वाकई में ज़रूरी हो, क्योंकि ऑलरेडी ये वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। अननेसेसरी हमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहिए। हमेशा हमें पूछना चाहिए कौन सा साइट है, कहाँ पे पेन है, आइडेंटिफाई द कॉज एंड एस्टैब्लिश ट्रस्ट विद द पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैंसर की हिस्ट्री में अगर हम पेन को इवैल्यूएट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पूछना होता है पेशेंट को कि कैंसर कब डायग्नोज हुआ था, अभी तक उसको क्या क्या इलाज मिला है, क्या ऑपरेशन हुआ है। जब तक हम हिस्ट्री नहीं लेंगे हम जाने कि क्या कॉज है ना, कि सर्जरी की वजह से है, कई बार दवाइयों की वजह से है, या फिर ट्यूमर की वजह से है। सो नेक्स्ट स्लाइड। लीडिंग क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी है। दैट डू यू हैव पेन, हर एक फॉलोअप में, जैसे डॉक्टर सौरभ ने कहा कि हम तभी इस पे विजय पा सकते हैं जब हम एक अच्छे फॉलोअप में रहें, लेकिन हर फॉलोअप में हमें हमेशा लीडिंग क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि क्या आपको पेन है कि नहीं है, क्योंकि कब ट्यूमर वापस आ रहा है या कब पेशेंट को दूसरी और न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, हमें तभी पता चलेगा। फॉलोअप में अपने पेशेंट से ये सवाल करेंगे। सो कैन यू टेल वेयर एग्जैक्टली इट इज, क्या लोकेशन है, ये पूछना जरूरी है। कहाँ से शुरू हुई है, कितने दिन पुरानी है, कितने महीने पुरानी है, क्या उसी जगह पे लोकलाइज है या कहीं और भी रेडिएट होती है, ये सारे सवाल पूछने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कितनी सिवियरिटी है, कुछ असेसमेंट स्केल्स होते हैं, मैंने आपको बताया, अभी आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। कि कुछ पेन की ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट अभी तक क्या क्या दवाइयाँ ले चुका है, उस दवाइयों से उसको कितना आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऐसा हो रहा है कि किसी भी दवाई से उसे कोई आराम नहीं आ रहा। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत दवाइयाँ खा लेने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं आता है। तो हमें हमेशा सोचना चाहिए कि अलार्मिंग साइन है, कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसकी इमेजिंग करानी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डिजीज़ प्रोग्रेस हो रहा है या दोबारा आ रहा है, जो कि रिफ्रैक्टरी हो रहा है, किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। हमें हमेशा असेस करते वक्त हमेशा पेशेंट ट्रस्ट एक्स्टैब्लिश करना चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हमें पहले इंट्रोडक्शन देना चाहिए पेशेंट को कि मैं सो एंड सो आपको देखने आई हूँ, और एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाह रहे हो आप पेशेंट के साथ। रियलिस्टिक गोल्स बताने चाहिए, कभी भी बोलना चाहिए कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। हमेशा रियलिस्टिक गोल्स को नज़र में रखना चाहिए। यूज टर्म्स विच इज अप्रोप्रिएट टू द पेशेंट एंड डोंट कीप ओवर होप। होप हमेशा होनी चाहिए, बट ओवर होप देना भी सही बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्केल्स में मैंने आपको बताया कि सिंपल स्केल्स होते हैं, विजुअल एनालॉग पेन स्केल होता है 0 से 10 तक, या न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होता है, या फिर एक रुपी स्केल होता है। इंडिया के अंदर हम उसको नापते हैं 0 से लेके 10 तक। 0 मतलब कोई, 10 मीन्स द वर्स्ट पेन। इससे हम पेशेंट को पूछते हैं कि 10 पैसे में से आप हमें बता दीजिए कि कितना पैसे दर्द है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे 0 से 4 पैसे दर्द है, मतलब माइल्ड पेन है, कम पेन है। 4 से 7 बोलता है तो मतलब मॉडरेट पेन है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो हमारे भी एंटीना खड़े हो जाने चाहिए, मतलब सीवियर पेन है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट प्लीज। अब जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि पेन हमारा कितना पुराना है या किस टाइप है, नोसिसेप्टिव है या न्यूरोपैथिक है। नोसिसेप्टिव मतलब वो पेन जो हड्डी से आ रहा है, या फिर किसी विसरा से आ रहा है, लिवर से आ रहा है, किसी स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है। न्यूरोपैथिक पेन होता है जो नर्व से आ रहा है, नसों से आ रहा है। दोनों का मैनेजमेंट अलग होता है, इसलिए जानना जरूरी है कि नोसिसेप्टिव पेन है या न्यूरोपैथिक पेन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपने जानते हैं इसको, WHO लैडर कभी पढ़ा है? अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको। ये एक WHO लैडर है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेन के लिए दिया था। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं इसके, जिसमें एक सबसे पहले आप देखोगे स्टेप 1, 2 एंड 3।
स्टेप 1 मतलब माइल्ड पेन, जब 0 से 4 तक पेन है तब हम उसको इससे ट्रीट करते हैं, जिसमें हम खाली पेशेंट को पैरासीटामोल देते हैं या फिर कुछ सिंपल पेन किलर्स देते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे 4 से ज़्यादा दर्द है, 6 पैसे दर्द है 10 में से, तो वो स्टेप 2 के अंदर आता है। स्टेप 2 में हम उसे वीक ओपिएट देते हैं और साथ में पेन किलर्स देते हैं। अगर पेशेंट कहता है इतना सीवियर पेन है कि मैम मैं तो अपना हाथ नहीं उठा सकता, मैं चल भी नहीं सकता, तो मतलब कि 7 पैसे या 8 पैसे दर्द है, तो वो स्टेप 3 पे आ जाता है। स्टेप 3 में हम यूज़ करते हैं ओपियोइड्स का, नारकोटिक्स का, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स जैसे कि मॉर्फिन। सुना है ना? हाँ, तो स्टेप 3 जो है वो वहाँ पे काम करता है सीवियर पेन के अंदर, तो वहाँ पे हम वो देते हैं। और हर एक स्टेप के अंदर कुछ एड ऑन्स होते हैं जिन्हें हम एडजुवेंट्स बोलते हैं, वो दवाइयाँ भी साथ साथ चलती हैं। अब क्या होता है कि लगभग 80 to 85% पेशेंट इस WHO लैडर से ठीक हो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। बट कुछ 10 से 15% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उनको क्या करें? अब हो गया जी कैंसर, अब घर जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो लैडर तो खत्म हो गई हमारी, है ना? ऐसा तो नहीं कहेंगे। टू गिव अ पेन फ्री लाइफ एंड टू ट्रीट एनीवन्स पेन इज अ ह्यूमन राइट। ठीक है, किसी को भी हम पेन में नहीं रख सकते, कभी नहीं रख सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रपोजल आया कि स्टेप 4 इंट्रोड्यूस किया जाए कि जो पेशेंट्स मॉर्फिन को भी नहीं अगर रिस्पॉन्ड करे उनका क्या किया जाए। तो स्टेप 4 आया उसके लिए। स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे इंटरवेंशंस होते हैं, कुछ ऐसे पेन ब्लॉक्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं पेशेंट को, ताकि उनका पेन जो है वो कम हो जाए और हम स्टेप 3 या स्टेप 2 पे आ जाए, ताकि अच्छी रिस्पॉन्ड करने लगे पेशेंट को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप 4 ये होता है इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। इसमें नर्व ब्लॉक्स होते हैं, ऊपर से लेके हेड से लेके टो तक बहुत सारे डिफरेंट नर्व ब्लॉक्स होते हैं जो हम लोग करते हैं, जो कि गाइडेंस के अंदर किए जाते हैं, या तो सीआम के अंदर या अल्ट्रासाउंड से देख के, या फिर आपका क्या कहते हैं सीटी गाइडेंस के अंदर देख के किए जाते हैं, ताकि उन 15% मरीजों को भी हम छोड़ ना पाएँ और उनको भी हम पूरा ध्यान देके उनके पेन को भी कम कर पाएँ। बिकॉज टू ट्रीट पेन एंड टू कीप पेन फ्री इज अ ह्यूमन राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैंने बताया आपको एडजुवेंट्स हैं जो कि एड ऑन्स होते हैं, किसी भी स्टेप पे WHO के हम ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन है तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, बोन पेन होती है तो उसमें रेडिएशन दी जाती है। अगर हड्डियों के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है या लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है, कहीं भी जा सकता है। अगर एडवांस स्टेज में आ गया कहीं भी जा सकता है, हड्डियों में जा सकता है, लिवर में जा सकता है, स्पाइन में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो अगर हड्डियों में जाता है उसके लिए यूजुअली रेडियोथेरेपी दी जाती है पेन को कम करने के लिए। ओके, अच्छा, न्यूरोपैथिक पेन जो होता है, जो नसों का दर्द होता है, उसमें क्या ब्रूफिन देंगे तो काम करेगा? बताइए, नसों का दर्द है, हम उसको एस्प्रिन और ब्रूफिन खिला रहे हैं तो काम करेगा? नहीं करेगा। तो क्या देना चाहिए बताओ? ये देना चाहिए एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी कन्वर्जेंट्स, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, ये सारी दवाइयाँ। अब कोई आप सोचोगे ये तो जी एपिलेप्सी की दवाइयाँ होती हैं, है ना, झटके की होती है, मैडम पेन में बता रही है। तो ऐसा नहीं है, ये वाली जो दवाइयाँ होती हैं बहुत कम डोजेस के अंदर पेन को कम करने में काम में लाई जाती हैं, और इसी की बहुत हायर डोजेस डिप्रेशन को और कन्वर्जन्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अगर हमने लिख दी छोटी सी डोज गाबापेंटिन की और गूगल पे सर्च करके ये देख लिया कि ये तो एंटी कन्वर्जेंट है, डॉक्टर खराब है, ये तो सही दवाई नहीं दी है, मेरे को तो मैंने फिट्स तो बोला नहीं था और जी फिट्स की दवाई दी है, तो आपको अवेयर करना है कि दवाई सही है। बहुत कम डोज की मात्रा में, भाई एक दवाई के 2 एक्शन तो हो ही सकते हैं ना, हो सकते हैं ना, तो ये काम इसलिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब जो मेन स्टे ट्रीटमेंट होता है कैंसर पेन का वो होता है ओपियोइड से, है ना। अगर जो मेन हम देखें जो पिलर है कैंसर पेन को ट्रीट करने का, दैट इज ओपियोइड्स या फिर मॉर्फिन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉर्फिन हमारे पास जो है दो तरीके से अवेलेबल होती है, ओपीएम से आती है। इसमें कुछ इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स होती हैं और सस्टेन रिलीज टैबलेट्स होती हैं। इमीडिएट रिलीज टैबलेट मतलब जो आधे घंटे में काम शुरू कर देगी, है ना, और जल्दी से खत्म भी हो जाएगी 4 घंटे तक। और जो सस्टेन रिलीज है वो थोड़ा लेट काम करना शुरू करती है लेकिन लंबा चलती है 12 घंटे या 24 घंटे तक। तो अगर आपके पास इमरजेंसी में कभी कोई पेशेंट आया और बोला कि बहुत दर्द है मैडम, मुझे बहुत 6 दर्द है 10 में से, तो कौन सी दवाई दोगे? इमीडिएट रिलीज की सस्टेन रिलीज? कौन सी? इमीडिएट रिलीज। वेरी गुड, क्योंकि जल्दी एक्ट करना शुरू करती है ना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ जनरल प्रिंसिपल है, अगर कभी कोई पूछे कि मॉर्फिन की डोज क्या होती है, तो मॉर्फिन की कोई डोज नहीं होती है। मॉर्फिन को हम कितनी भी हद तक दे सकते हैं बट पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो एप्रोप्रिएट डोज ऑफ मॉर्फिन इज दैट डोज which relieves patient's pain with no side effect. But we have to be very careful also in certain patients with liver failure, renal failure, respiratory distress, asthmatic patients like these. Next slide please. अब कई बार क्या होता है कि पेशेंट को मॉर्फिन दे दिया, मॉर्फिन से भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? अब क्या करेंगे भाई, उससे ऊपर तो कोई दवाई नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ आता है दिमाग में? क्या करना चाहिए? हाथ ऐसे मारेंगे? आवाज नहीं आई। 4th स्टेप, वेरी ओके, ठीक है। 4th स्टेप का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर ओपियोइड रोटेशन कर सकते हैं। मॉर्फिन की तरह ही और भी स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स हैं, जैसे फेंटेनिल है, मेथाडोन है, ये भी कुछ ओपियोइड्स हैं। अभी मेथाडोन आई थिंक छत्तीसगढ़ में नहीं है, बट इसी की मॉर्फिन की बराबर डोज मिला के हम जो है उस पेशेंट को दूसरे ओपियोइड पे लिख सकते हैं। और कई बारी पेशेंट दूसरे ओपियोइड को अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है अगर वो मॉर्फिन को नहीं कर रहा है। और इसका ओपियोइड रोटेशन हम तब भी कर सकते हैं अगर पेशेंट को एक दवाई से ज़्यादा साइड इफेक्ट है, तब भी हम उसको रोटेट कर देते हैं, मतलब स्विच कर देते हैं, एक से दूसरी दवाई पे ले आते। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये फेंटेनिल है, कभी पैचेस देखे हैं आपने? पैचेस होते हैं, फेंटेनिल पैचेस, बुप्रीनॉर्फिन पैचेस देखे हैं किसी ने? नहीं? ओके। ये कुछ पैचेस होते हैं, इतने बड़े होते हैं, स्टिकर की तरह होते हैं, इसको हम यहाँ स्किन पे लगा देते हैं, है ना। तो अगर मान लो मेरे को 10 में से 7 पैसे दर्द था, मुझे दवाई खिला के या स्टेप 4 करके मेरा पेन जो है 2 या 3 पैसे आ गया है। अब 2 या 3 पैसे में स्टेबल पेन चल रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मुझे गोली नहीं, यहाँ पे वो पैच लगा देते हैं जो कि धीरे धीरे बॉडी में जो है ओपियोइड रिलीज करता रहता है। उसे हर 72 घंटे के अंदर या फिर 7 डेज के अंदर चेंज करना होता है ना। तो उसमें पेशेंट को मुंह से खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट सीवियर पेन में आता है तब ये वाली चॉइस अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि तब तो हमें क्या देना पड़ेगा? इमीडिएट रिलीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे ट्रांसडर्मल का क्या मतलब हुआ? ऊपर, स्किन के ऊपर चिपका दिया, है ना। तो उसी तरीके से फेंटेनिल पैच होता है, उसी तरीके से बुप्रीनॉर्फिन पैच होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैंने आपको बताया कि ये डोजेस का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए लिवर फेलियर के अंदर और रीनल फेलियर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब ओपियोइड्स तो आपने सुन लिए, लेकिन हमेशा इसके लिए एक अच्छे फॉलोअप की और विजिलेंट आइज की होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम टाइट्रेट कर सकें ओपियोइड्स के एनाल्जेसिक इफेक्ट को और उसके साइड इफेक्ट को, है ना। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि ख़राब दवाई है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छे फॉलोअप में एक्सपर्ट के साथ मिलके चल रहे हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे ज़्यादा मेजर 90% ऑफ द पेशेंट्स में जो कि मॉर्फिन पे होते हैं, ओपियोइड्स में होते हैं, एक ही साइड इफेक्ट होता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इसीलिए रेगुलर फॉलोअप रखना इम्पॉर्टेंट होता है और हमेशा ये कहा जाता है कि जो हाथ मॉर्फिन लिख रहा है वो हाथ लैक्सेटर पे लिखे ताकि पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेशन ना हो। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, लेकिन एज सच अगर हम रूटीन अच्छे से फॉलोअप में पेशेंट को रखते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब मॉर्फिन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना? अभी जैसे आप लोगों ने सुना है लेकिन कभी किसी ने यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इट इज़ स्कैर्सली अवेलेबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ नीडी कैंसर पेशेंट। मैंने आपको बताया कि खाली भारत देश के अंदर इतना बड़ा है, 2 से 3% की वो लकी पेशेंट्स हैं जिनको मॉर्फिन आज की तारीख में अवेलेबल है। इमेजिन 2 to 3% ओनली। समझ रहे हैं? तो ये सोचिए कि कितने पेशेंट ऐसे हैं जो कि दर्द से जूझ के ही मर जाते हैं और उनके परिवारजन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एक सिंपल जो कुछ पैसे की दवाई है वो तक अवेलेबल नहीं हो पाती है। सो फियर्स ऑफ साइकोलॉजिकल एडिक्शन, बहुत लोग डरते हैं इससे, मॉर्फिन को यूज़ करने में, इसलिए यूज़ ही नहीं करता कोई। तो नीडी पेशेंट को देने की तो बात बहुत दूर है। मिनिमल प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन एनाल्जेसिक्स, टू मच इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड टू एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मेथड्स। हम ये सोचते हैं कि हम ये चीज़ कर लें या बड़े बड़े प्रोसीजर्स कर लें, लेकिन हम सिंपल सस्ती सी एक दवाई पेशेंट को अवेलेबल नहीं करा पाते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ मिथ्स हैं। पेशेंट्स कई बार हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो बोलते हैं कि मैडम अगर हम मॉर्फिन लेंगे तो एडिक्शन हो जाएगा। तो जिन पेशेंट्स को पेन होता है, कैंसर पेन होता है, वो पेशेंट कभी भी एडिक्टेड नहीं होते हैं क्योंकि पहले पेन ठीक होता है उसके बाद ही एडिक्शन डेवलप होता है। जिसे पेन होता है उसको कभी भी स्टडीज एविडेंस लाखों पेशेंट्स में किया गया है, एडिक्शन नहीं होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं तभी कैंसर पेशेंट्स की, नॉट नॉर्मल पेशेंट। हम बताते हैं अपने पेशेंट को कि ये दवाई जो है और किसी को नहीं देनी। ब्रूफिन की गोली नहीं है कि पड़ोसी को भी दर्द हुआ तो दे दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो आई हैव हर्ड दैट मॉर्फिन हैज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड आई बैड इनफ ऑलरेडी। इफ आई टेक मॉर्फिन नाउ it won't work later on when my pain is worse and I really need it. And my doctor recommended morphine, but that was what my uncle took just before he died. तो सबको लगता है मॉर्फिन खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि मॉर्फिन यूजुअली देते ही तभी हैं जब पेशेंट लास्ट स्टेज पे डॉक्टर के पास पहुंचता है, उसके पास तब कोई तरीका नहीं रह जाता है और उसका पेन इस कदर बढ़ गया होता है कि वो स्टेप 1 स्टेप 2 से ठीक नहीं होता और सीधा स्टेप 3 पे पहुंच जाता है ना। मॉर्फिन और डेथ का कोई रिलेशन नहीं है। इट इज ओनली कि किस स्टेज पे आपके पास पेशेंट आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ओरल मॉर्फिन कैन बी यूज सेफली एज देयर नो सीलिंग इफेक्ट। कोई इसकी अपर लिमिट नहीं है, इसलिए कितनी भी हम मॉर्फिन दे सकते हैं, बट हमें पेशेंट को फॉलो अप में रखना जरूरी है। Reassurance, all side effects will generally stop as your body adjusts and constipation can be easily treated. Morphine is not just for people who are dying. ये important है, खाली पेशेंट्स के लिए नहीं है। It can be given to any patient जो वॉक इन आ रहा है ओपीडी में, उसे भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। और जब उसका पेन कम होता है तो धीरे धीरे बंद भी हो जाती है और हम स्टेप 2 पे स्टेप 1 पे आ जाते हैं, राइट। Okay, so there is no evidence that the correct use of opioids hasten death. In fact, it improves the quality of life and can contribute to lengthening life. Next slide, please. Addiction के लिए fears of patients become addicted are exaggerated. बहुत इसको बड़ी बड़ी चीज़ों में बताया गया है. And these are extremely rare in palliative care setting with titrated oral morphine therapy. Reassure your patient that psychological addiction is extremely rare. जिसे पेन है उसे कभी भी एडिक्शन नहीं होगा। जबरदस्ती खाओगे तो जरूर एडिक्टेड हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। कुछ एक ये भी सवाल है कि डू पेशेंट्स डाई ऑफ मॉर्फिन इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सबको लगता है भैया सांस रुक जाएगा, मर जाएंगे अगर मॉर्फिन खा ली तो ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द राइट आंसर।
Clinically significant respiratory depression does not occur in cancer patients. Cancer patients के अंदर ऐसा नहीं होता है. And when morphine dosage is titrated according to the patient's pain, for pain antagonizes morphine depressant effect. आपस में दोनों का एक उल्टा इफेक्ट होता है और जिस पेशेंट को पेन होता है उसे ना कभी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है और ना ही कभी एडिक्शन. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दिस इज विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द पेशेंट. ये एक बिहार पटना के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. उनकी वाइफ का ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी हुआ था और जैसे अभी हमें बाकी डॉक्टर सौरभ ने बताया कि जब हम ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं तो हम एक्सिलरी क्लियरेंस भी करते हैं. यहाँ से लिम्फ नोड्स भी निकाले जाते हैं. तो जब लिम्फ नोड्स निकालते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे कई बार पेशेंट को हाथ में सूजन आती है, जाता है क्योंकि उसका जो फ्लो हो जाता है वो फ्लो में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का हाथ इतना स्वेलिंग हो जाती है. ये पेशेंट हमारे पास आया जिसको लगभग 8 to 9/10 का पेन था. ना पेशेंट का हाथ उठता था और ना ही इतना सीवियर पेन था कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो कपड़े तक नहीं पहन पाती थी. आप देख सकते हैं पिक्चर में. इनको हमने स्टेप 4 से एक इंटरवेंशन करके एक ब्लॉक लगाया जिससे आप देख रहे हैं सब्सिक्वेंट कि वो हाथ भी उठा पा रही हैं और उनकी हाथ की सूजन की काफ़ी हद तक है ना. तो what a message we would like to give to our cancer patients is that no matter what happens to you, but we will not desert you. हम कभी भी किसी भी हालत में हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ेंगे. And you may be dying, but you are still important to us because we will never lose hope. There is always hope in pain and palliative care. Next slide please. अच्छा, अभी ये सारी बातें थी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 की. नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का भी उतना ही रोल, जैसे कि हमें अपनी फिजिकल लिमिटेशंस पता चलना, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना. अगर हम ठीक हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, तो कुछ एक्सरसाइजेस करना जो कि क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको उतना ही आगे भी पेन होने की संभावना कम होती है. राइट. तो और बहुत सारी अदर मोडालिटीज़ हैं. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जो कि पेन में बहुत अच्छा काम करती है. अपने आप में एक बड़ी लंबी क्लास है, कभी बताएंगे तसल्ली में. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब क्यों पेन मैनेजमेंट के बारे में खाली 3% लोग ही जानते हैं? उसके कारण ये है, बैरियर्स हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, पता नहीं है हमें, है ना. उसके बाद लैक ऑफ ट्रेनिंग हर लेवल पे. अब नर्सिंग लेवल पे अभी पेन का कोई ट्रेनिंग नहीं है ना, नोट किया जाए. ओके. एडिक्शन, डिपेंडेंस, टॉलरेंस, साइड इफेक्ट से सबको डर लगता है, इसलिए कोई लिखता ही नहीं है, पेशेंट को दर्द में छोड़ दिया जाता है. इनएडिक्वेट पेन असेसमेंट, जब हम असेस ही नहीं करेंगे तो हम ट्रीट कहाँ से, है ना. तो नॉलेज इज द की. पहले समझो, पढ़ो. अगर कभी भी आगे जाके किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे, एक पैलिएटिव पेन विभाग भी होता है. आई थिंक एक को भी मैं सेंसिटाइज कर पाई इस डिपार्टमेंट में आने के लिए, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो टेक होम मैसेज फ्रॉम माय साइड इज कैंसर पेन इज मल्टीफेसेटेड and often not static. कभी भी स्थायी नहीं रहती. मैं ये नहीं कह सकती कि आज 10 में से मुझे 3 पैसे पेन है तो कल भी 3 ही होगा. कल वो 7 भी हो सकता है और परसों 2 भी हो सकता है. Accept pain as a normal consequence of cancer and minimize its impact on patients' overall health and survival. मल्टीमोडल अप्रोच की ज़रूरत है. ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलके, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके, पैलिएटिव केयर नर्स के साथ मिलके, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ मिलके, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलके और पेन एक्सपर्ट के साथ एज अ टीम काम किया जा सकता है और पेशेंट के दर्द को, तकलीफ को, सफरिंग को किया जा सकता है. इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी एंड पेशेंट्स नीड एनहांस द फंक्शनल एबिलिटीज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. किसी को दर्द में छोड़ देना वाकई में ह्यूमन नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So not all of us can do great things, but we can do small things with great love, as said by Mother Teresa. Next slide, please.
So thank you so much for your attention here. Friends having any doubts regarding breast cancer, so you can ask question with our speakers. Anybody having doubts? Please raise your hands. Now it's time for memento presentation. I request Harsh Gautam sir, Pro Chancellor Shri Rawatpura Sarkari University, to present a memento to our speaker Dr. Saurabh Jain as token of love. Please clap for sir. Now, I request Professor Dr. Mrs. Preeti Sharma ma'am, Ravi Shankar Institute of Nursing, to present a memento to our guest Dr. Bablesh Mahavar ma'am as token of love. Before proposing vote of thanks, I would really like to. आप लोग को अच्छा लगा सेशन? A wonderful session. दोनों sir और ma'am अपना I think in spite of their busy schedule, I am very much thankful to them because doctors are always busy, as you know, and they have taken precious time only to educate because their cause is very noble. They want you to get an education so that from your part you can convey message to the other part of the society. तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये मैसेज अपने घर लेकर जाएंगे और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में अपना योगदान ज़रूर देंगे. एंड इंडीड स्पेशल थैंक टू मैम बच्चों के बीच में गई और बहुत अच्छा ही. आई वॉज इवन टेलिंग, आई वॉज रिक्वेस्टिंग हर सर दैट सर हमारा कॉलेज में भी बीच में ऐसे गेस्ट लेक्चर होना चाहिए बिकॉज वी हैव अ टॉपिक ऑन ऑन्कोलॉजी. थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, इवन पैलिएटिव केयर ऑल्सो दे हैव. And madam was a very good teacher. She was, I think, teaching the students and students were enjoying the session. So thank you once again and do visit again ma'am and sir. Thank you so much. Now we would like to call Miss Priyanka madam for vote of thanks. First and foremost, I would like to thank our Almighty and Param Pujya Maharaj Shri and our Pro-Chancellor Sir, our Managing Committee of SRU, and I thank our special guest, Dr. Saurabh Jain, a consultant surgical oncology, Ramakrishna Care Hospital, Raipur, and Dr. Bablesh Mahavar, consultant pain and palliative care specialist, Ramakrishna Care Hospital, Raipur, who despite their busy schedule has found time to grace this occasion, and I also express my heartfelt thanks to the Professor Dr. Mrs. Kirti Sharma ma'am, Principal of Ravi Shankar Institute of Nursing, New Raipur, and all the faculty of SRU, Dhanedi, Wing, New Raipur, non-teaching staffs and students. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now it's time to national anthem. So please, everyone stand up for national anthem.
पहले और इस 2 to 4 दैट इज द मोस्ट स्लीपी टाइम, उस टाइम पे आपने हम दोनों को इतना पेशेंटली सुना एंड हम आपको जस्ट लास्ट अ क्विक मैसेज, अगर आपने या आपके कोई भी रिलेटिव को या किसी को कभी भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है या आप कंसल्ट करना चाहते हैं, वी लीव फॉरवर्ड आवर नंबर्स, वी लीव फॉरवर्ड आवर कार्ड्स एंड आप बेहिचक हमें आके दिखा सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू टेल यू. थैंक यू.